डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। बयान के लिए एआई से तैयार करदा आवाज इस्तेमाल की गई है जो कभी कभार जिन्स की गलत शनाख्त कर सकती है, जैसे कि मर्द मुसन्निफीन को शी कहना। आपकी समझ बूझ का शुक्रिया। आज हम मगरबी फलसफे की एक बहुत ही अहम किताब डेविड ह्यूम की अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर, उसकी गहराई में उतर रहे हैं। और हमारी तवज्जो आज जिल्द अव्वल के तारुफ पर है जो ए.डी. लिंजी ने लिखा है। ये तारुफ एक तरह से ह्यूम के काम को फलसफे के बड़े नक्शे पर रखता है और जहन की साइंस बनाने का जो उनका बड़ा मंसूबा था, जो मुशाहिदे और तजर्बे पर मबनी हो, उसको खोलता है। लिंजी की जो बातें हैं वो न सिर्फ ह्यूम के तरीके को समझने में मदद देती हैं, बल्कि उनके काम के जो असरात हैं, मतलब इल्म पर, शुकूक व शुबहात पर, इंसानी समझ पर, उन पर एक तनकीदी नजर भी डालती हैं। आप देख रहे हैं लर्न विद हमजा याकूब। आइए शुरू करते हैं। तो डेविड ह्यूम 1711 में एडिनबरा में पैदा हुए। खानदान तो चाहता था वकील बने, लेकिन उन्हें तो बकौल इनके फलसफे और इल्म के सिवा हर चीज से सख्त नफरत थी। जी बिल्कुल, कानून से तो खास तौर पर बेजारी थी। हाँ, और माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। कारोबार करने की कोशिश की, वो भी बस चंद महीने। नाकाम रही वो कोशिश। फिर 1734 में फ्रांस चले गए और वहां बड़ी सादगी से रहते हुए अपनी शहराए आफाक किताब ट्रीटाइज सिर्फ 3 साल में मुकम्मल कर ली, वो भी 26 साल की उम्र से पहले। कमाल है ना? जी वाकई ये हैरत अंगेज है, इतनी कम उम्री में इतना बड़ा काम। लेकिन जब 1738 में ये शाये हुई तो ह्यूम खुद कहते हैं कि प्रेस से मुर्दा पैदा हुई, बिल्कुल नाकाम। जी, इब्तिदाई तौर पर उसे बिल्कुल पजीराई नहीं मिली, मगर हिम्मत नहीं हारी। बाद में उनके मज़ामीन, तारीख़ इंग्लिस्तान पर किताबें वो बहुत कामयाब हुई। लिंजी बताते हैं कि ह्यूम अपनी तहरीरों में, खास तौर पर ट्रीटाइज में भी काफी पुरएतमाद नजर आते हैं। बिल्कुल। और लिंजे एक अहम नुक्ता वाजे करती हैं कि ह्यूम कोई ऐसे ही लापरवाह किस्म के स्केप्टिक नहीं थे कि बस हर चीज को रद्द कर दिया। ह्यूम खुद कहते हैं, फितरत हमें फैसले करने पर इसी तरह मजबूर करती है जैसे सांस लेने और महसूस करने पर। उनका असल मकसद तो ये दिखाना था कि सबब और असर यानी कॉज एंड इफेक्ट, इसके बारे में हमारी सारी जो सोच है वो खालिस अकल से नहीं आती। अच्छा, तो फिर कहाँ से आती है? वो रिवाज या आदत यानी कस्टम से आती है। ह्यूम के नजदीक यकीन करना यानी बिलीफ, वो हमारी महसूस करने वाली फितरत का हिस्सा ज्यादा है, सोचने वाली फितरत का कम। ये बात तो बड़ी दिलचस्प है। यानी कि हमारा ये जो यकीन है कि सूरज कल भी निकलेगा, ये मंतिक पर नहीं बल्कि आदत पर मबनी है कि बस हमने उसे हमेशा निकलते देखा है। हाँ, ह्यूम के मुताबिक बुनियादी तौर पर ये आदत ही है। लेकिन अगर यकीन सिर्फ एक एहसास या आदत है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मजबूत किस्म की तोहमात और साइंसी नजरियात में कोई बुनियादी फर्क नहीं रहा? क्या लिंजे इस मुश्किल पर बात करती हैं? जी, ये ह्यूम के फलसफे का एक आप कह सकती हैं मुश्किल पहलू जरूर है। लिंजी निशानदेही करती हैं कि ह्यूम के तामीरी काम में फितरत, आदत और रिवाज पर बार बार जोर है। जब अक्ल बुनियादी बातों को साबित नहीं कर पाती तो ह्यूम का जवाब होता है तो ये अक्ल की कमजोरी है। वो एक तरह से तखय्युल और एहसास को अक्ल पर फौकियत देते नजर आते हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ह्यूम सबबियत के उमूमी उसूल जो आदत पर मबनी है और मखसूस असबाब व असरात की साइंसी खोज जो एक मंतकी अमल है, उनमें फर्क जरूर करते हैं। अच्छा, यानी सूरज निकलने का उमूमी यकीन आदत है, लेकिन सूरज क्यों निकलता है इसकी साइंसी वजाहत एक अलग ज्यादा मंतकी अमल है। ठीक है, तो ह्यूम का बड़ा मंसूबा था इंसान की साइंस बनाना। लिंजी के मुताबिक ह्यूम ने खुद माना कि उनके निजाम में 2 ऐसे उसूल थे जिनमें तजाद था और वो उन्हें मिलान नहीं सके। पहला, हमारे तमाम अलग अलग तसव्वुरात यानी डिस्टिंक्ट परसेप्शंस, वो अलग अलग वजूद हैं, और दूसरा, जहन इन अलग अलग चीजों के दरमियान कभी कोई हकीकी ताल्लुक, रियल कनेक्शन नहीं देख पाता। जी, और ये तजाद दरअसल जॉन लॉक के नजरिया ख्यालात यानी वे ऑफ आइडियाज से पैदा हुआ। लॉक का मकसद तो तजुर्बाती साइंस का दिफा करना था, लेकिन उनके नजरिए ने जहन को गोया बाहर की हकीकत से काट दिया।
ہیوم نے لاک کی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے تاثرات یعنی امپریشنز اور خیالات یعنی آئیڈیاز میں فرق کیا۔ تاثرات وہ ہیں جو ہم براہ راست حواس سے محسوس کرتے ہیں، جیسے کسی چیز کو دیکھنا، چھونا، سننا، بہت واضح، بہت زندہ۔ ٹھیک ہے۔ اور خیالات وہ ان تاثرات کی کمزور یادیں یا تصورات ہیں، جیسے آپ نے ایک سیب دیکھا، یہ تاثر ہے، پھر بعد میں آنکھیں بند کر کے اس سیب کا تصور کیا، یہ خیال ہے۔ سمجھ گیا۔ ہیوم کا بنیادی اصول تھا کہ تمام خیالات پہلے کے تاثرات سے ہی نکلتے ہیں، مطلب خیال ہمیشہ تاثر کی ایک دھندلی کاپی ہوتا ہے۔ وہ اس پر بہت سختی سے قائم رہے۔ اور یقین یعنی بلیف، اس کے بارے میں کیا؟ ہیوم اسے کیسے دیکھتے تھے؟ ہیوم کا کہنا تھا کہ کسی چیز کے وجود پر یقین کرنا اس چیز کے خیال میں کوئی نیا حصہ شامل نہیں کرتا، یہ صرف ہمارے اس خیال کو محسوس کرنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ یہ خیال کو زیادہ قوت اور زندگی یعنی فورس اینڈ ویواسٹی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ صرف آگ کا تصور کرنا اور حقیقت میں آگ کو دیکھنا اور اس کی تپش محسوس کرنا، دونوں میں فرق ہے نا؟ بالکل۔ تو یقین ہیوم کے نزدیک زیادہ تر اس شدت احساس کا معاملہ ہے، خالص منطق کا نہیں۔ یہ ایک طرح کا احساس یا فیلنگ ہے۔ تو لنزی کے مطابق ہیوم کا کام ایک ہی وقت میں عقلیت پسندی ریشنلزم پر حملہ بھی ہے اور تجربیات امپیریسزم کو اس کی انتہا تک پہنچا کر یہ دکھانا بھی کہ وہ کہاں کمزور پڑ جاتی ہے، جسے ریڈکٹیو ایڈ ابسرڈم کہتے ہیں، یعنی کسی نظریے کو اس کے منطقی انجام تک لے جا کر اس کی کمزوری دکھانا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بات سببیت یعنی کازیشن کے معاملے میں سب سے زیادہ واضح ہے۔ ہیوم کہتے ہیں کہ سببیت ہی وہ تعلق ہے جو ہمیں حواس سے آگے لے جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو ہم براہ راست دیکھ یا محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن یہ اصول نہ تو خالص عقل سے ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کسی سبب کو دیکھ کر پہلے سے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، ٹھیک، اور نہ ہی تجربے سے، کیونکہ ماضی کا تجربہ مستقبل کی گارنٹی تو نہیں۔ کل تک سورج نکلا ہے، پر کیا گارنٹی کہ کل بھی نکلے گا، صرف تجربے کی بنیاد پر۔ تو پھر ہم سبب اور اثر پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ ہیوم کا جواب وہی ہے، عادت یا رواج کی وجہ سے۔ یہ مان لینا کہ مستقبل ماضی جیسا ہوگا، یہ منطق سے نہیں آتا، یہ عادت سے آتا ہے۔ تو ہیوم نے فلسفے کے بہت بڑے سوالات اٹھائے، لیکن لنزی کے مطابق وہ خود بھی کچھ مسائل حل نہیں کر پائے۔ جی ہاں، لنزی بتاتی ہیں کہ ہیوم کو اپنے نظریات، خاص طور پر ذہن کے بارے میں ان کی جو نفسیاتی بنیادیں تھیں، وہ کچھ سادہ تھیں۔ ان کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، لیکن ان کے اٹھائے گئے سوالات اتنے گہرے تھے، اتنے بنیادی تھے کہ انہوں نے کانٹ جیسے عظیم فلسفیوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا اور فلسفے کا رخ ہی بدل دیا۔ یعنی ان کی اہمیت سوال اٹھانے میں زیادہ تھی، جواب دینے سے بھی زیادہ۔ ایک طرح سے کہہ سکتی ہیں جی، انہوں نے فلسفے کو ایک نئی سمت دی۔ تو لنزی کا یہ تعارف اے ٹریٹس آف ہیومن نیچر میں جو آگے آنے والی فلسفیانہ گہرائی اور بحث ہے، اس کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب اول فہم آف دی انڈرسٹینڈنگ کا آغاز کریں گے، جہاں ہیوم ہماری سوچوں کی ابتدا، خیالات کی نوعیت اور انسانی عقل کی حدود پر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں جب ہم ہیوم کی انسانی فطرت کی اس گہری کھوج کی تہوں کو کھولنا جاری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ضروری اعلان سن لیجئے، یہ گفتگو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی آواز مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہے، جو کبھی کبھار بولنے والے کی جنس کی غلط شناخت کر سکتی ہے۔ آپ کی سمجھ بوجھ کا شکریہ۔ آج ہم مغربی فلسفے کی ایک بہت اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، ڈیوڈ ہیوم کی اے ٹریٹس آف ہیومن نیچر۔ جی ہاں، ایک بنیادی متن ہے یہ فلسفے میں۔ بالکل، اور خاص طور پر ہم اس کی پہلی جلد کے تعارف کو دیکھ رہے ہیں جو خود ہیوم نے لکھا ہے۔ یہ حصہ نہ صرف ہیوم کے فلسفے کا ایک طرح سے خلاصہ دیتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کیسے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر انسانی ذہن کی ایک آپ کہیں سائنس بنانا چاہتا تھا۔ اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، ایک انقلابی قدم تھا۔ واقعی آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیوم کیوں سمجھتا تھا کہ انسانی فطرت کو سمجھنا باقی تمام علوم کے لیے اتنا ضروری ہے، اور یہ کہ یہ سمجھ صرف اور صرف تجربے سے ہی آ سکتی ہے۔
बिल्कुल। और देखें, ह्यूम शुरू ही यहां से करता है कि उसके जमाने में फलसफे की हालत क्या थी। वो कहता है कि ज्यादातर फलसफियाना निजाम जो है वो बहुत कमजोर बुनियादों पर खड़े हैं। अच्छा, किस तरह से कमजोर? मतलब उनमें मंतकी रब्त नहीं होता, अक्सर दलाइल ठोस नहीं होते, ज्यादातर बहस बराए बहस होती है या बस लिफाजी का खेल बन जाता है, कोई नतीजा नहीं निकलता। तो फिर ह्यूम ने क्या हल पेश किया? उसने क्या रास्ता दिखाया उस उलझन से निकलने का? ह्यूम का मरकजी ख्याल, उसका मेन पॉइंट ये था कि भी तमाम उलूम, चाहे वो रियाजी हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, आखिरकार उनका ताल्लुक तो इंसान से है ना? क्योंकि समझने वाला, इस्तेमाल करने वाला तो इंसान है। सही। तो वो कहता है कि किसी भी और इल्म में ठोस पेशरफ्त करने से पहले हमें खुद इंसानी साइंस यानी इंसानी फितरत को समझना होगा। और ये समझ आएगी कहाँ से? क्या साराइयों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसका अहम नुक्ता था। वो कहता है कि ये साइंस सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे और मुशाहिदे पर मबनी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे आप कह लें न्यूटन वगैरह ने नेचुरल साइंसेज में किया था। ये तो वाकई एक नई सिमत थी फलसफे के लिए कि इंसानी नफ्सियात को बुनियाद बनाया जाए। अच्छा, तो इस तजुर्बाती बुनियाद पर ह्यूम जहन को कैसे देखता है? जहन काम कैसे करता है उसके मुताबिक? देखें, वो जहन में आने वाली हर चीज को, मतलब जो भी हमारे शऊर में है, उसे वो इदराक या परसेप्शन कहता है। और फिर वो उन तमाम इदराकात को दो बुनियादी किस्मों में तकसीम करता है। दो किस्में कौन कौन सी? एक है इम्प्रेशंस यानी तासुरात, और दूसरे हैं आइडियाज यानी ख्यालात। अच्छा, इम्प्रेशंस और आइडियाज, इनमें फर्क क्या है? इम्प्रेशंस बहुत जानदार, बहुत वाज़े होते हैं। ये वो बराह रास्त एहसासात, जज्बात या हिस्सी तजुर्बात हैं जो हमें पहली बार होते हैं। जैसे आप आग को छुएं तो जो गर्मी का तेज एहसास होता है ना, वो इम्प्रेशन है। समझ गई। और आइडियाज पर क्या हुए? आइडियाज उन्हीं इम्प्रेशंस की, अब कह लें, हल्की मध्यम कॉपियां होती हैं जो हम बाद में सोचने में या याद करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाद में उस गर्मी के एहसास के बारे में सोचना, वो एक आइडिया है। तो बुनियादी फर्क मतलब शिद्दत का है, फोर्स और लाइवलीनेस का? बिल्कुल, बुनियादी फर्क सिर्फ शिद्दत और वाजेपन का है। तासुरात हमेशा ज्यादा ताकतवर, ज्यादा हकीकी महसूस होते हैं। ठीक है, तो ये तासुरात और ख्यालात आते कहाँ से हैं? क्या ये अलग अलग हैं या इनका कोई ताल्लुक है आपस में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और यहीं ह्यूम अपना वो मशहूर असूल पेश करता है कि हर सादा ख्याल, सिंपल आइडिया, लाजमी तौर पर अपने ही जैसे सादा तासुर, सिंपल इंप्रेशन से निकलता है। अच्छा, मतलब पहले तासुर फिर ख्याल? जी हाँ, तासुरात हमेशा ख्यालात से पहले आते हैं। आप मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को पहले सुर्ख रंग दिखाते हैं, उसे उसका तासुर मिलता है, तभी उसके जहन में सुर्ख रंग का ख्याल बनता है। आप ख्याल से तासुर नहीं बना सकते। और इसका सबूत वो ये देता है कि अगर कोई हिस्स काम न कर रही हो, जैसे कोई पैदाइशी तौर पर नाबीना है, तो उसे रंगों के तासुरात नहीं मिलते, और नतीजा उसे रंगों के ख्यालात भी नहीं आते। ये बात तो वजनी लगती है, लेकिन क्या इस उसूल में कोई एक्सेप्शन, कोई इस्तिस्ना भी है? ह्यूम खुद एक बहुत दिलचस्प मिसाल देता है, वो नीले रंग का गायब साया वाली बात। हाँ, मैंने सुना है इस बारे में। वो क्या थी? वो कहता है कि फर्ज करें कोई शख्स है जिसने नीले रंग के सारे शेड्स देखें सिवाय एक खास शेड के। अब अगर बाकी सारे शेड्स उसके सामने एक तरतीब में रखे जाएं, तो क्या वो अपने तखय्युल में वो जो बीच का गायब शेड है उसका ख्याल बना सकता है? क्या वो बना सकता है? ह्यूम कहता है कि शायद बना सकता हो, शायद, लेकिन वो कहता है कि ये इतनी गैर मामूली, इतनी सिंगुलर मिसाल है कि उससे उसके बुनियादी उसूल पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो उसे एक तरफ रख देता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो हमारे जहन में तासुरात से ख्यालात आ गए। अब ये ख्यालात जहन में बिखरे तो नहीं रहते होंगे, ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? क्या हमारा तखय्युल बस रैंडमली इन्हें जोड़ता है? नहीं, रैंडमली नहीं। ह्यूम कहता है कि तखय्युल भी कुछ क्या कहते हैं, कुदरती उसूलों के तहत काम करता है। ख्यालात को आपस में जोड़ने के उसने 3 बुनियादी उसूल बताए हैं। 3 उसूल? वो कौन से हैं? पहला है मुशाबहत, रिजेम्बलेंस, यानी एक चीज का ख्याल हमें उस जैसी दूसरी चीजों की याद दिला देता है, तस्वीर देखकर असल शख्स याद आ जाना वगैरह। ठीक है। दूसरा है कुर्बत, कॉन्टिग्यूटी, यानी जो चीजें वक्त या जगह में एक दूसरे के करीब होती हैं, उनके ख्यालात भी अक्सर जुड़े होते हैं।
एक कमरे का सोचें तो उसमें रखी चीजें याद आ जाती हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम, सबब व असर, कॉज एंड इफेक्ट। जब हम किसी वाक्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा जहन फौरन उसके सबब या उसके मुमकिना नतीजे की तरफ जाता है। तो ये 3 उसूल हैं जो हमारे ख्यालात को मुनज़्ज़म रखते हैं। जी, ह्यूम कहता है कि ये उसूल एक तरह की जहनी कशिश सकल की तरह काम करते हैं। ये ख्यालात को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और उनमें एक रब्त पैदा करते हैं। ये तो जहन के काम करने का एक बड़ा मुनज़्ज़म सा नक्शा पेश कर रहा है ह्यूम। अब 2 जरा मुश्किल तसव्वुरात पर आते हैं जिन पर फलसफी बहुत बहस करते हैं। एक तो मादा यानी सब्सटेंस और दूसरे तजरीदी ख्यालात यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। इनके बारे में ह्यूम क्या कहता है? हाँ, मादा या सब्सटेंस का तस्वुर बड़ा दिलचस्प है। ह्यूम सवाल उठाता है कि क्या हमें कभी मादे का बराह रास्त कोई इम्प्रेशन, कोई तासुर मिला है? मतलब ये कि हम रंग देखते हैं, शक्ल महसूस करते हैं, वजन महसूस करते हैं, सख्ती महसूस करते हैं। ये सब क्या हैं? ये खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन क्या हम इन खुसूसियात के पीछे छुपे हुए उस मादे को कभी महसूस करते हैं जिसकी ये खुसूसियात हैं? शायद नहीं। ह्यूम कहता है, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ खुसूसियात के तासुरात मिलते हैं। तो फिर ये मादा का ख्याल कहां से आया? ह्यूम कहता है कि ये महज मुख्तलिफ खुसूसियात का एक मजमुआ है जिन्हें हमारा तखय्युल एक साथ जमा करके एक नाम दे देता है कि ये एक चीज है। वाह, ये तो काफी बुनियाद हिला देने वाली बात है। अच्छा, और तजरीदी ख्यालात का क्या? जैसे मुसल्लस, इंसाफ, खूबसूरती, ये तो किसी खास तासुर से नहीं आते ना? यहां ह्यूम एक और फिलॉसफर बर्कली से इत्तेफाक करता है। वो कहता है कि असल में तमाम उमूमी या तजरीदी ख्यालात भी होते तो मखसूसी हैं। मखसूस कैसे? मुसल्लस का ख्याल मखसूस कैसे हो सकता है? देखें, जब हम लफ्ज मुसल्लस बोलते या सोचते हैं तो हमारे जहन में शायद किसी एक खास किस्म की मुसल्लस की तस्वीर आती है। हो सकता है बराबरुल सातेन हो या कायमुज जाविया, है ना? हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन ह्यूम कहता है ये लफ्ज मुसल्लस हमारे अंदर एक आदत यानी कस्टम को जगाता है। ये आदत हमें तैयार रखती है कि अगर जरूरत पड़े तो हम दूसरी मिलती जुलती मखसूस मुसल्लसों को भी याद कर सकते हैं। तो ख्याल खुद तो एक मखसूस तस्वीर है, लेकिन इस लफ्ज का इस्तेमाल इसे उमूमी बना देता है। अच्छा, तो तजरीदी सोच भी असल में मखसूस ख्यालात और एक आदत का खेल है? ह्यूम के मुताबिक जी हाँ। तो कुल मिलाकर देखें, ह्यूम हमें ये बता रहा है कि हमारा सारा इल्म, हमारी सारी समझबूझ हिस्सी तजुर्बे से शुरू होती है, यानी इम्प्रेशन से, और फिर हमारा जहन कुछ खास उसूलों के तहत उन इम्प्रेशन से आइडियाज बनाता है और उन आइडियाज को आपस में जोड़ता है। और इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि इल्म की बुनियाद तजुर्बा है, और चूंकि हम तजुर्बे से आगे नहीं जा सकते, इसलिए हम चीजों की हतमी हकीकत या उनके जौहर को नहीं जान सकते। हम सिर्फ वही जान सकते हैं जो हमारे तजुर्बे में आता है। ये तो वाकई फलसफे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और आज भी है। ये हमें अपनी समझ की हदों पर गौर करने पर मजबूर करता है। एक सोचने की बात यह हो सकती है, क्या आपके अपने रोजमर्रा के तजुर्बात में, आपके इंप्रेशंस और आपके आइडियाज में हमेशा वो शिद्दत और वाज़ेपन का फर्क इतना ही साफ होता है जितना ह्यूम बताता है, या कभी कभी ये लकीर थोड़ी धुंधली भी पड़ जाती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। इस नुक्ते पर गौर करते हुए आज की गुफ्तगू यहीं खत्म करते हैं। जी बिल्कुल। तो ह्यूम अपने उस मशहूर फर्क की बुनियाद पर, यानी तासुरात जो हमारे फौरी हिस्सी तजुर्बात हैं और तसव्वुरात जो उन्हीं की मध्यम यादें हैं, जी, वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये जो हमारे आइडियाज हैं, फैलाव के, फासले के, दौरानिये के, तसलसल के, ये आखिर आते कहां से हैं? सही। क्या ये मतलब पैदाइशी हैं या ये मुकम्मल तौर पर हमारे हिस्सी तजुर्बात यानी सेंसरी एक्सपीरियंस से निकले? अच्छा सवाल है। और ह्यूम यहाँ आप देखें, माबादुल फितरियात दानों और रियाजी दानों दोनों के जो मफरूजे थे ना, उनको चैलेंज करते हैं। अच्छा जी, वो इन शराइत को समझने की कोशिश करते हैं जिनके तहत हम दुनिया को परसीव करते हैं। तो ये सिर्फ फलसफा नहीं, ये तो बहुत बुनियादी बात हो गई, फाउंडेशनल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत ही जैसा आपने कहा रियाजी दानों को चैलेंज करने से होती है। वो मकान और जमान की लामहदूद तकसीम पजीरी, इन्फिनिट डिविजिबिलिटी के नजरिए को मुस्तरद करते हैं। लामहदूद तकसीम पजीरी,
यानी ये ख्याल कि किसी भी जगह या वक्त के टुकड़े को हम मजीद छोटे लामहदूद टुकड़ों में बांट सकते हैं। ह्यूम इसे क्यों नहीं मानते हैं? उनका इस्तिदलाल हमारे जहन की यूं समझे साख्त से जुड़ा है। ह्यूम कहते हैं कि हमारा जहन वो लामहदूदियत, इन्फिनिटी का कोई मुकम्मल वाज़े तस्वुर नहीं बना सकता। अच्छा, तो चूंकि हमारे तस्वुरात हमारे जहन से ही आते हैं और जहन महदूद है, तो हमारे तस्वुरात भी लामहदूद तौर पर तकसीम नहीं हो सकते। ठीक है। जब हम किसी चीज का तस्वुर करते हैं, मान लें रेत का एक जर्रा है या कागज पर स्याही का एक नुक्ता, तो हमारा तस्वुर एक कम से कम हद, एक मिनिमम पर पहुंच जाता है। यानी एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे तकसीम मुमकिन नहीं। बिल्कुल, यही नाकाबिले तकसीम हिस्से या एटम कह लें, यही हमारे मकान और जमान के तस्वुरात की असल बुनियाद हैं। अच्छा, यानी आसान लफ्जों में, चूंकि हमारा दिमाग लामतनाही छोटे हिस्सों का तस्वुर नहीं कर सकता, तो हमारे मकान या जमान के तस्वुरात भी असल में लामतनाही तौर पर तकसीम नहीं हो सकते। ये तो वाकई मरवजा सोच के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। ह्यूम के लिए तो ये कहना कि एक महदूद जगह, एक फाइनाइट एक्सटेंशन लामहदूद हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये एक तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है। तो अगर ये नाकाबिले तकसीम, ये एटॉमिक नुक्ते ही बुनियाद है, तो फिर सवाल ये है कि ये तस्वुरात बनते कैसे हैं? हाँ, वही सवाल कि अगर ये लामहदूद तकसीम पजीर नहीं, तो फिर इनकी नौयत क्या है, आते कहाँ से हैं ये? ह्यूम हमें वापस हमारे हवास, हमारे सेंसेस की तरफ ले जाते हैं। मकान का तस्वुर, वो कहती हैं, हमारी बसारत और लिम्स यानी साइट और टच से मिलने वाले तासुरात से आता है। कैसे? ये असल में रंगीन या छुए जा सकने वाले नुकात का एक खास तरतीब, एक खास मैनर में हमारे सामने आने का तासुर है। यानी जब हम मुख्तलिफ रंगों को एक तरतीब में देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम रंग के खुसूसियत को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। और सिर्फ उन नुकात की तरतीब, उनके फैलाव का एक तजरीदी, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बना लेते हैं। ये फैलाव खुद कोई अलग तासुर नहीं, बल्कि तासुरात के जाहिर होने का एक खास तरीका है। और वक्त का तस्वुर वो कैसे बनता है? वो भी इसी तरह है। ज़मान यानी टाइम का तस्वुर हमारे जहन में आने वाले मुख्तलिफ तासुरात और तस्वुरात के तसलसल से, सक्सेशन से पैदा होता है, एक के बाद एक आने से। यानी अगर कोई तब्दीली ना हो रही हो? बिल्कुल। अगर हमारे जहन में कोई तब्दीली, कोई तसलसल ना हो, जैसे गहरी नींद में या जब हम किसी एक ही सोच में बिल्कुल गुम हो, तो हमें वक्त गुजरने का कोई एहसास नहीं होता। तो वक्त बजाते खुद कोई अलग तासुर नहीं है? नहीं, ह्यूम के मुताबिक वक्त कोई अलग तासुर नहीं जिसे हम महसूस करते हैं। ये बस वो अंदाज है, वो मैनर है जिसमें हमारे मुख्तलिफ तजर्बात हमारे शऊर में आते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। गोया मकान और जमान कोई बाहर मौजूद खाली डब्बे नहीं हैं जिनमें चीजें और वाकयात रखे जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे अपने तजर्बात और तासरात की तरतीब और साख्त का नाम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और इसके नताइज बहुत गहरे हैं। मिसाल के तौर पर खला यानी वैक्यूम का तस्वुर लें। हाँ, खाली जगह। चूंकि ह्यूम के मुताबिक मकान का तस्वुर हमेशा नजर आने वाली या छूने के काबिल चीजों यानी विजिबल और टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स के तासुरात से जुड़ा है, तो हम हकीकी मानों में मुकम्मल खाली जगह का तस्वुर कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो जिसे हम खाली जगह समझते हैं वो क्या है फिर? वो या तो दो चीजों के बीच एक खास किस्म का बसरी या लमसी तजर्बा है, जैसे आंख में बनने वाला जाविया या कोई महसूस होने वाली हरकत, या फिर शायद सिर्फ अंधेरा, डार्कनेस। लेकिन ये खुद खाली फैलाव का कोई मुस्बत तस्वुर नहीं है। और इसी तरह वक्त के बारे में, अगर वक्त का एहसास तब्दीली या तसलसल से जुड़ा है, तो क्या हम बगैर किसी तब्दीली के गुजरते हुए वक्त का तस्वुर कर सकते हैं, जैसे कोई चीज बिल्कुल साकिन हो? ह्यूम के मुताबिक नहीं। अगर कोई चीज बिल्कुल भी नहीं बदल रही, तो हमें उस पर वक्त गुजरने का बराह रास्त एहसास नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि वक्त गुजरा? हम सिर्फ इसलिए कह पाते हैं कि हमारे अपने जहन में ख्यालात और तासुरात का एक तसलसल, एक सक्सेशन जारी रहता है। हम बस अपने इस अंदरूनी तसलसल को इस बाहर वाली गैर तब्दील शुदा चीज पर मुंतबिक कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये मकान और जमान की बहस जहन में एक और बुनियादी सवाल लाती है जिससे ह्यूम ने निपटा।
خود وجود، ایگزسٹنس کا تصور، یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہیوم یہاں بھی ایک بڑا غیر روایتی موقف اپناتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی چیز کے وجود کا تصور اس چیز کے تصور سے الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی سوچنا اور موجود سمجھنا ایک ہی بات ہے۔ بالکل، جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اسے موجود ہی سمجھتے ہیں۔ وجود کوئی اضافی خصوصیت یا کوئی ایکسٹرا امپریشن نہیں ہے جو ہر تصور کے ساتھ چپکا دیا جائے، بلکہ یہ تصور کرنے کے عمل کا لازمی حصہ ہے۔ واقفیت ہمارے اپنے تاثرات اور تصورات تک محدود ہے، تو ہم ان سے بالکل مختلف کسی بیرونی وجود کا جو ہمارے ذہن سے آزاد ہو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہیوم کا مکان اور زمان اور یہاں تک کہ وجود کا یہ تجزیہ، یہ تو جان بوجھ کر اشتعال انگیز پرووکیٹو لگتا ہے۔ یقیناً ہے۔ ان بنیادی تصورات کو محض ہمارے ادراک کے پیٹرنز اور سوچ کی عادتوں تک محدود کر کے وہ ان کی اس حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ کوئی لازمی آفاقی سچائیاں ہیں۔ بالکل، نیسیسٹی اور یونیورسلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ خیالات یہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ اس کے آگے آنے والے تجزیوں کی بنیاد بنیں گے۔ اچھا۔ خاص طور پر جب وہ سببیت یعنی کازیلٹی، جوہر یعنی سبسٹنس اور ذات یعنی سیلف جیسے تصورات کا جائزہ لیں گے۔ یعنی یہ فلسفیانہ بنیاد اب یقین، علم اور خود حقیقت کی نوعیت کے بارے میں مزید گہرے، مزید بنیادی سوالات کے لیے زمین تیار کر رہی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی غور طلب ہے۔ ایک آخری سوچ جو شاید سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، اگر ہمارے مکان، زمان اور وجود جیسے بنیادی ترین تصورات بھی اتنے زیادہ ہمارے ذہن اور حواس کی ساخت پر، ان کے کام کرنے کے طریقے پر منحصر ہیں، تو پھر ہم اس حقیقی دنیا کی موضوعیت، آبجیکٹو نیچر کے بارے میں جو ہمارے ذہن سے باہر موجود سمجھی جاتی ہے، حتمی طور پر کیا جان سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ڈیوڈ ہیوم کی مشہور کتاب ٹریٹائز آف ہیومن نیچر کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہیوم یہاں تصورات سے آگے بڑھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یقین کیسے بناتے ہیں، علم، امکان اور انسانی ذہن کی کارکردگی کے ذریعے۔ بالکل، اور یہ حصہ واقعی ایک اہم موڑ ہے۔ تو آج ہم ہیوم کے متن سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یقین، خاص طور پر سبب اور اثر کا یقین، کیسے بنتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہیوم علمیت کو یعنی ایپسٹمولوجی کو نفسیات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم کسی نتیجے پر، کسی یقین پر پہنچتے کیسے ہیں۔ اچھا، تو ہیوم نے یہ جو فلسفیانہ تعلقات کی بات کی، جی 7 قسم کے، انہیں 2 بڑی کیٹیگریز میں بانٹا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، پہلی قسم وہ ہے جو صرف ہمارے تصورات، ہمارے آئیڈیاز پر منحصر ہے، جیسے مشابہت یا تضاد یا مقدار کا تناسب۔ ریاضی اور منطق اسی میں آتے ہیں۔ ہیوم تو کہتے ہیں کہ الجبرا اور ریاضی ہی وہ واحد شعبے ہیں جہاں کامل یقین ممکن ہے۔ وہ جمع 2 ہمیشہ 4 ہی ہوں گے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو۔ یہ تصورات کے تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو ہمارے تصورات بدلے بغیر بھی بدل سکتی ہے، جیسے شناخت، وقت اور جگہ کا تعلق، اور سب سے اہم سبب اور اثر یعنی کازیشن۔ اور ان کا علم صرف تجربے سے ہوتا ہے؟ جی، ان کا تعلق حقائق کے معاملات سے ہے۔ آپ صرف سوچ کر یہ نہیں جان سکتے کہ کل سورج نکلے گا یا نہیں، یہ ترجبے کی بات ہے۔ تو خاص طور پہ یہ سبب اور اثر والا معاملہ، ہیوم کہتے ہیں کہ ہم صرف چیزوں کے تصور سے یہ نہیں جان سکتے کہ ایک چیز دوسری کا سبب بنے بھی۔ یہی تو کمال ہے ان کی دلیل کا۔ وہ کہتے ہیں آپ آگ کا تصور کریں اور جلنے کا تصور کریں، کیا صرف ان تصورات میں کوئی ایسی چیز ہے جو بتائے کہ آگ لازماً جلائے گی؟ نہیں، یہ تعلق ہمیں صرف تجربے سے پتہ چلتا ہے، جب ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ آگ اور جلنا ایک ساتھ ہوتے ہیں، مسلسل ساتھ آنا یا کانسٹنٹ کنجنکشن جیسا کہ ہیوم کہتے ہیں۔ بالکل، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ 2 واقعات بار بار ایک ساتھ، ایک کے بعد ایک پیش آتے ہیں۔ ہیوم کے نزدیک بس یہی تکرار ہمارے ذہن میں سبب اور اثر کا وہ خیال پیدا کرتی ہے، کوئی اندرونی منطقی جوڑ نہیں ہے جسے ہم دریافت کر سکیں۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ منطقی نہیں تو پھر یہ جو یقین ہے ہمارا، یہ بلیف، یہ کیا چیز ہے؟
ये सिर्फ एक ठंडा सा ख्याल तो नहीं हो सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूम कहते हैं यकीन एक जिंदा या ताकतवर किस्म का तस्वुर है, लाइवली आइडिया। जिंदा तस्वुर? हाँ, यानी इसमें एक खास किस्म की कुव्वत होती है, विवेसिटी। ये किसी मौजूदा तासुर से जुड़ा होता है। तासुर मतलब हवास से आने वाली मालूमात या याददाश्त? जी, दोनों। जैसे आप अभी बादल देखते हैं, ये हिस्सी तासुर है, और आपको याद आता है कि माजी में बादल के बाद बारिश हुई थी। ये याददाश्त का तासुर है। इस तासुर से जुड़ा जो बारिश का ख्याल आएगा वो महज ख्याली तस्वुर से ज्यादा जानदार होगा। वो ही यकीन है। तो यकीन और तखय्युल में फिर्क सिर्फ इस जिंदगी या कुव्वत का है? बुनियादी फर्क यही है। ह्यूम इसकी मिसाल उन लोगों से भी देते हैं जो बार बार झूठ बोलकर खुद भी उस पर यकीन करने लगते हैं। अच्छा। जी, वो कहते हैं कि बार बार दोहराने से यानी आदत से एक कमजोर सा ख्याल भी ताकतवर और जिंदा हो जाता है। यहाँ आदत यानी कस्टम या हैबिट का किरदार मरकजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबब और असर पर जो हमारा इतना पुख्ता यकीन है वो भी दलील पर नहीं बल्कि इसी आदत पर मबनी है। बिल्कुल यही। ये ह्यूम का सबसे आप कह लें इनकलाबी और मुतनाज़ा दावा है। हम मंतकी तौर पर ये साबित नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल माजी जैसा ही होगा। यानी ये कि सूरज कल भी निकलेगा, इसकी कोई मंतकी गारंटी नहीं? मंतकी नहीं, हमारा यकीन सिर्फ उस आदत पर मबनी है जो जहन में बन गई है, बार बार सूरज को निकलते देखकर। जहन खुद बखुद एक तासुर, जैसे आज सूरज गुरूब होना, से उसके साथ जुड़े तस्वुर कल सूरज निकलना की तरफ चला जाता है। और अशिया में आपस में कोई वो जरूरी ताल्लुक नहीं है जिसे हम जान सकें? ह्यूम के मुताबिक नहीं। ये ताल्लुक हमारे मुशाहिदे में नहीं आता। ये सिर्फ हमारे जहन की एक आप कह लें नफ्सियाती पैदावार है जो आदत से पैदा होती है। ठीक है, अगर यकीन आदत है तो फिर इम्कान यानी प्रोबेबिलिटी का क्या मामला है, जब हम किसी चीज के बारे में पूरी तरह यकीनी नहीं होते? ह्यूम इम्कान को भी तजुर्बे और आदत से ही जोड़ते हैं। वो कहते हैं उसकी दो किस्में हैं, इत्तिफाक और असबाब। इत्तिफाक तो बस सबब का ना होना हुआ। हाँ, चांस तो बस यही है। लेकिन असबाब का इम्कान तब पैदा होता है जब हमारा तजुर्बा मुतजाद हो, यानी कभी एक चीज होती है कभी नहीं। जैसे कोई दवा कभी असर करती है कभी नहीं। बिल्कुल। ऐसी सूरत में जहन क्या करता है, वो माजी के तमाम तजुर्बात को तोलता है। जिस तरफ तजुर्बात ज्यादा हों, जहन उसी तरफ झुकता है और उसी नतीजे का इम्कान ज्यादा महसूस होता है। तो यकीन की कुव्वत या इम्कान का अंदाजा ये तजुर्बात की तादाद पर मुनहसर है? जी हाँ, जितनी बार एक नतीजा देखा उतना ही उस पर यकीन या उसके इम्कान का एहसास मजबूत होगा। तो इम्कान भी कोई खालिस मंतिकी हिसाब नहीं, बल्कि माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर मुस्तकबिल की तवक्को की एक नफ्सियाती कैफियत है। तो खुलासा ये कि ह्यूम तजुर्बाती दुनिया के बारे में हमारे अक्ली यकीन की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमारा यकीन दलील पर नहीं, आदत पर, एक नफ्सियाती रुझान पर टिका हुआ है। इससे अक्ली कतियत, रैशनल सर्टिनिटी का तस्वुर कम अज कम तजुर्बाती दुनिया में मुतजलजिल हो जाता है। और इम्कान भी मंतिक के बजाय एक नफ्सियाती रवैया बन जाता है, मुस्तकबिल के माजी जैसा होने की एक आदत। सही। इसके असरात तो बहुत गहरे होंगे, खासतौर पर जब ह्यूम आगे चलकर शुकूकियत और जात यानी सेल्फ के तस्वुर पर बात करेंगे। यकीनन वो आइंदा गुफ्तगू के मौजुआत हैं। लेकिन आज के लिए सवाल छोड़े जाते हैं कि अगर सबब और असर का ताल्लुक जिस पर हमारी सारी साइंस और रोजमर्रा जिंदगी कायम है वो वाकई महज एक जहनी आदत है, तो फिर क्या कायनात के बारे में हमारी पेशीन गोइयां और कवानीन किसी ठोस मौजूई बुनियाद पर कायम है, या ये सब हमारे जहन की बनाई हुई कहानियां हैं जो तजुर्बे की तकरार से पुख्ता हो गई हैं? गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक अहम नोट। अगर इस गुफ्तगू में आपको कोई वैल्यू नजर आए तो हमारे काम को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लर्न विद हमजा याकूब की मेंबरशिप लेकर, सुपर थैंक्स इस्तेमाल करके या जैज़ कैश या रास्त आईडी के जरिए भी मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें, इस सारे काम में काफी वक्त, मेहनत और वसाइल लगते हैं। असल फलसफियाना मतन ढूंढना, फिर लिखना, तर्जुमा करना,
तरमीम करना और ये आला मेयार के AI वॉइस ओवर तैयार करना, आपकी हिमायत से ही हम ये गहरा और सबके लिए काबिल रसाई फलसफा लाने का काम जारी रख सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं मतन की तरफ। हम डेविड ह्यूम की अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर की जिल्द अव्वल के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हैं, फलसफे के शकियाती और दीगर निज़ाम। जी, और यहाँ ह्यूम एक तरह से अपनी तजरीबत पसंदी के जो खत्मी नताइज है ना, उनका सामना करता है। मतलब तसव्वुरात, मकान, जमान, सबबियत, इन सब का जायजा लेने के बाद अब वो शुकूक व शुबहात की तरफ आता है। और ये वो शुकूक हैं जो न सिर्फ माबादुल फित्रियात को चैलेंज करते हैं, बल्कि हमारी अपनी अक्ल पे जो हमारा भरोसा है उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो ये हिस्सा तनकीद भी है और एक अहम मोड़ भी, जहां ह्यूम फलसफियाना मायूसी और इंसानी समझ की जो नाजुक सी बुनियाद है उससे नबरदाजमा नजर आता है। तो चलिए इस गहरी खोज का आगाज करते हैं। तो ह्यूम शुरू करता है अक्ल के बारे में शुकूक से। वो कहता है कि हमारी अक्ल यानी रियाजी जैसे मामले में भी गलती कर सकती है। बिल्कुल, इसका कहना है कि हर फैसले को परखने के लिए एक और फैसला चाहिए। तो इस तरह तो इल्म यकीनी नहीं रहता, वो इम्कान में बदल जाता है। बार बार जांचने से, वो कहता है, यकीन शायद बढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ एक नया इम्कान है। और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो मंतिकी तौर पर तो सारा यकीनी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो खुद को मुकम्मल शक्की तो नहीं कहता ना? मतलब क्या हमें किसी चीज पर यकीन नहीं करना चाहिए? नहीं, वो फौरन वाज़ी करता है। कहता है फितरत हमें मजबूर करती है यकीन करने पर, बिल्कुल जैसे सांस लेने। असल मकसद इस दलील का ये दिखाना है कि हमारा यकीन खास तौर पर सबब और असर का, वो मंतिक से नहीं आदत से आता है। ये हमारी हसास फितरत का काम है, सिर्फ सोच का नहीं। जहन जब खुद पर बहुत ज्यादा गौर करता है ना, तो वो गैर फितरी होकर कमजोर हो जाता है। अच्छा, तो अगर अक्ल पर भरोसा नहीं तो फिर हवास? क्या हमारे सेंसेस हमें बताते हैं कि दुनिया वाकई मौजूद है मुस्तकिल तौर पर? यहां भी ह्यूम एक बड़ा सवाल उठाता है। वो कहता है हमारे हवास हमें सिर्फ लम्हाती तासुरात देती हैं, रंग, आवाज वगैरह। वो ये नहीं बताती कि ये किसी मुस्तकिल अलग चीज की तस्वीरें हैं। दोहरा वजूद का जो तसव्वुर है ना, कि एक तासुर है और एक अलग शय है, ये हवास से नहीं आ सकता। लेकिन आम जिंदगी में तो हम यही मानते हैं कि जो दिख रहा है वही चीज है। बिल्कुल, ह्यूम उसे आम फहम यकीन कहता है। फलसफा हमें बताता है कि तासुरात तो आते जाते रहते हैं, हमारे जहन पर मुनहसर हैं। तो ये मुस्तकिल वजूद का ख्याल कहाँ से आया? ह्यूम कहता है ये तखय्युल की कारस्तानी है। चूंकि तासुरात वक्फे वक्फे से आते हैं, तखय्युल उनमें एक तसलसल, एक मुस्तकिल वजूद घड़ लेता है, मतलब फर्ज कर लेता है। अच्छा, शनाख्त का तसव्वुर भी, वो कहता है, इसी तरह तखय्युल की पैदावार है। और जो फलसफी हैं वो तासुरात और अशिया में फर्क करते हैं, उस बारे में ह्यूम क्या कहता है? हाँ, वो इस निजाम को भी तनकीद का निशाना बनाता है। उसे कहता है दो मुतजाद उसूलों की बेढंगी औलाद, यानी अकल जो तासुरात का इन्सार देखती है और तखय्युल जो मुस्तकिल वजूद चाहता है, उनके दरमियान एक अजीब सा समझौता है। फिर वो कदीम और जदीद फलसफे पे भी बात करता है। कदीम फलसफे के जौहर, सब्सटेंस जैसे तसव्वुरात, उन्हें भी वो तखय्युल के कारस्तानी करार देता है। कहता है ये हमारे जहन का रुझान है कि तब्दीली में मुस्तकिलपन और पेचीदगी में सादगी तलाश करे। और जदीद फिलसफा जो बुनियादी और सानवी खुसूसियात में फर्क करता है, जैसे शक्ल बमुकाबला रंग। ह्यूम उसे भी मुस्तरद करता है। कहता है अगर सानवी खुसूसियात जैसे रंग सिर्फ जहन में हैं, तो बुनियादी खुसूसियात जो उन पर मुनहसिर हैं वो कैसे हकीकी हो सकती हैं? हमें मादे का कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं मिलता। इसी तरह रूह के जौहर का भी कोई तासुर नहीं, तो वो तसव्वुर भी नाकाबिल फहम है। ये तो बहुत बुनियादी चैलेंजेस हैं, और शायद सबसे ज्यादा तहलका खेज बात जाती शनाख्त, पर्सनल आइडेंटिटी पर है, कि कोई मुस्तकिल खुद सेल्फ नहीं है। जी, यही उसका मशहूर दावा है। कहता है अपने अंदर झांको तो कोई एक मुस्तकिल मैं का तासुर नहीं मिलता, सिर्फ बदलते हुए ख्यालात, एहसासात, यादें हैं। बस उनका एक मजमुआ, एक गठड़ी है। तो फिर ये मैं का जो इतना पक्का एहसास है, ये कहाँ से आता है? फिर वही जवाब, तखय्युल, मुशाबहत और सबबियत, खासतौर पर याददाश्त के जरिए हमारे तासुरात के सिलसिले में एक रवानी पैदा करते हैं। तखय्युल इस रवानी को एक मुस्तकिल शनाख्त समझ लेता है। जहन एक जमहूरिया की तरह है, अराकीन बदलते रहते हैं मगर ताल्लुकात कायम रहते हैं।
इन सब दलाइल के बाद तो लगता है ह्यूम खुद एक गहरे बहरान में पहुंच जाता है। वो मायूसी का जिक्र भी करता है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी फलसफियाना तन्हाई, गहरे शुकूक और तजादात पर मायूसी का इजहार करता है। उसे लगता है कि अक्ल खुद अपनी बुनियादें खोद देती है, हतमी असबात जानने की कोशिश बेकार है। वो जो कुव्वत या ताल्लुक हम ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं, हमारे जहन की आदत में है। लेकिन फिर वो इस मायूसी से निकलता कैसे है? कोई हल तो पेश करता होगा। हल बड़ा दिलचस्प और सादा है, फितरत। रोजमर्रा की जिंदगी, खाना पीना, दोस्तों से गपशप, कोई खेल खेलना, ये चीजें खुद ब खुद इन गहरे फलसफियाना शुकूक को हवा में उड़ा देती हैं। अमली जिंदगी में हमें आम फहम पर यकीन करना ही पड़ता है। तो गोया फलसफा एक तरफ और जिंदगी एक तरफ। एक तरह से ह्यूम कहता है कि ये अंधी तकलीद ही शायद हकीकी शक्कियाती रवैया है। फलसफा बस एक झुकाव के तौर पर ठीक है, हतमी सच्चाई की तलाश के तौर पर नहीं। इस आखिरी हिस्से के साथ ह्यूम जिल्द अव्वल को एक बहुत ही ताकतवर और कुछ परेशान करने वाला इख्तिताम पर लाता है। जी, शकूक व शुबहात से इसका ये सामना अक्ल के हुदूद को वाज़ेह करता है, और ये भी कि फलसफियाना तहकीक और रोजमर्रा की जिंदगी में एक तनाव है। जबकि वो इल्म की नज़ाकत को बिल्कुल बेनकाब कर देता है, वो एक अमली जवाब की तरफ भी इशारा करता है कि इंसानी फितरत खुद हमें जीने, अमल करने और यकीन करने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, चाहे हतमी फलसफियाना यकीन मौजूद ना भी हो। किताब अव्वल, फहम के बारे में इस सफर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। जी, और आगे हम ह्यूम की बात की किताबों का रुख करेंगे, जज्बात, अखलाकियात और इंसानी फितरत के वसी तर दायरे की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि अगर हमारा इल्म और हमारा खुद इतना ही नाजुक है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी इतने एहतमाद से कैसे गुजार लेते हैं? क्या ये सिर्फ फितरत का एक मुफीद धोखा है, या इसमें कोई गहरी हिकमत भी पोशीदा है?